Hello everyone, my name is प्रशांत कुमार शुक्ला। आई एम MBA इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं FIs के आउटफ्लोज की। तो हमने इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में एक चीज़ देखी है कि जो FIs थे उनका जो मेजर इमर्जिंग मार्केट जितने भी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, बी इट इंडिया, बी इट चाइना, बी इट इंडोनेशिया, इस या फिर साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, सब में से बेसिकली ज़्यादातर जगह हमने FIs के आउटफ्लोज देखे हैं इस बार। एंड दिस इज कीपिंग इन माइंड कि मेजर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उन्होंने इस काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, काफ़ी अच्छा बाउंस बैक दिया है compared to the pre like during the after the COVID उन्होंने काफ़ी अच्छा एक बाउंस बैक दिया है। स्टिल जो मेजर जो बाउंस बैक आया है स्पेशली इन इंडिया वो आपकी डोमेस्टिक मार्केट की वजह से आया है, ना कि आपके FIs की वजह से। सो बेसिकली क्या वजह है कि जिसकी वजह से FIs के हमने आउटफ्लो देखे हैं, पहले तो हम इस पे बात करना चाहेंगे। उसके बाद से हम बात करेंगे कि क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, और इस बाद में हम इस पे भी थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे कि क्या रीजंस हैं, क्या दूसरे एक्सपर्ट इस पे सोचते हैं, और इन दी एंड बात करेंगे कि आखिर रिजर्व बैंक्स के क्या क्या स्टेप्स फ्यूचर में अगर वो लेती है, हमारा जो फेडरल बैंक जो है, जो RBI हम कहते हैं, अगर वो क्या क्या स्टेप ले सकती है या क्या स्टेप लेगी अपने मार्केट्स को बचाने के लिए। तो वीडियो से शुरू करते हैं। एंड as expected, for the disclaimer purpose, this is just only for the educational and informational purposes and shouldn't be taken as any kind of financial advice or anything. सो बेसिकली जो मेजर जो इशू आ रहा है फाइनेंशियल जो FIs के साथ, फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ, तो वो बेसिकली तीन है। पहला तो है जो हमारा रिसेंट में वॉर चल रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन आया हुआ है। दूसरा है कि जैसे डिस्ट्रप्शन आया है, हमने देखा है कि जो करेंसी जो है इसमें काफ़ी मेजर फॉल आया था, क्रूड ऑयल वगैरह में इंपोर्ट करना पड़ा, और जो कैट जो डेफिसिट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और तीसरी और जो मेजर जो दिक्कत आ रही है वो हम सबको पता है, इन्फ्लेशन की है। हाल में न्यूज़ आया है कि आई थिंक इन स्पेन उन्होंने अब तक का हाईएस्ट इन्फ्लेशन रिकॉर्ड करा है, और वेरी सुन जर्मनी भी अपने नंबर्स देने वाला है। एंड इट विल बी नथिंग टू बी सरप्राइज कि वो भी सिमिलर पैटर्न पे ही अगर अपना इन्फ्लेशन रेट डिक्लेयर करते हैं। तो अब ऐसे जब कंडीशंस आ रही हैं, यहाँ पे इन्फ्लेशन है, एक स्टैग्नेशन की प्रॉपर दिक्कत स्टार्ट होने लगी है, तो FIs का निकलने एकदम लाजमी हो जाता है। वो एक ऐसे पर्टिकुलर मार्केट्स की तरफ जाना पसंद करते हैं जहाँ पे एक फिक्स्ड रिटर्न उनको मिल सके, और जहाँ जहाँ मार्केट में एक सिक्योरिटी आ सकती है। जो थोड़े डेवलप्ड इकोनॉमी होती हैं, FIs उधर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, डेट की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो जाते हैं। बट जो FIs हैं उनको भी कहीं ना कहीं पता है, वो इवन दे आर वेरी स्मार्ट टू नो दैट ऑल द इमर्जिंग मार्केट्स आर नॉट द सेम। ठीक है, खास करके जो साउथ कोरिया हो गया, जो इंडिया हो गया, जो चाइना हो गया, दी आर द मार्केट्स जहाँ पे एक बहुत ही साउंड फंडामेंटल्स हैं। और ये जो रिसेंट जो दिक्कतें जो आ रही हैं, बीट इन्फ्लेशन और बीट एनीथिंग एल्स, दे आर फाउंड ड्यू टू दी शॉर्ट टर्म सिनेरियो। इट इज नॉट बिकॉज कुछ 2007 वाले जो फाइनेंशियल जो क्राइसिस आई थी, कुछ ऐसी फंडामेंटल्स खराब नहीं है जिसकी वजह से हमारे मार्केट्स खराब कर रहे हैं। इट्स सिनेरियो जिसकी वजह से मार्केट में डिस्ट्रप्शन आ रखा है। लाइक जो हमारे रॉ प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए, कमोडिटी के प्राइसेस दे आर सोरिंग हाई। तो इन सब की जो हमारा है वो अंडरलाइंग रीजंस हैं जिसकी वजह से जो हमारी इमर्जिंग मार्केट्स जो हैं वो अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से FIs थोड़ा निकल रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ज़्यादा देखते हैं। और ये चीज़ भी यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड इट इज़
totally different than the scenario which you might be facing, especially in Europe, like Hungary हो गया, यूक्रेन हो गया, या तो से टर्की हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया. They might be seeing a very उधर आपको काफी लॉन्ग टर्म एक इफेक्ट दिखेगा इस पर्टिकुलर वॉर का. इर्रेस्पेक्टिव की वॉर कब होती है और पीस कब होता है, अगर तो ये चीज़ आप देख सकते हैं. तो जो सॉरी सॉरी सो वेरिएशन जो होता है, जो मार्केट होता है, मार्केट को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है नॉट फ्रॉम द वॉर और फ्रॉम द स्टैग्फलेशन और एनीथिंग एल्स, बट फ्रॉम द अनसर्टेनिटी. तो जो कभी वॉर हो रहा है, कभी पीस हो रहा है, कभी कोविड लॉकडाउन हो जा रहा है शंघाई में. सो इन सब चीज़ों से मार्केट को ज़्यादा दिक्कत आती है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट कि कौन सा सेक्टर है या कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक अच्छा रिटर्न देगा, और कौन सा है पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जहाँ से हमें एग्जिट कर जाना चाहिए. तो ये एफ के लिए बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है. एंड दिस इज़ वाई जो एफ हैं वो ऐसे पर्टिकुलर सिनेरियो में उस जगह जाना पसंद करते हैं जहाँ पे थोड़ी स्टेबिलिटी उन्हें मिले, जहाँ पे पॉलिसीज़ जो होती हैं वो ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होती हैं इन कंडीशंस में. So failure to consider these factors had led to the somehow solding the in the oversold condition of the FI. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये चीज़ आप लोग को मतलब दिमाग में रखना है. उसके बाद से आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो ये पर्टिकुलर जो अनसर्टेनिटी की हम बात कर रहे हैं, ये धीरे धीरे ख़त्म ही होने वाली है. जैसे हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट को इतना दुनिया भर का एक्सपीरियंस हो गया कि कोविड-19 से कैसे हैंडल करना है. जो पीस स्टॉक है वो ऑन द वे है. एंड जो फंडामेंटल है, खासकर इकोनॉमिक फंडामेंटल है, वो भी काफ़ी इंटैक्ट हैं. अगर हम चाइना की भी बात करें तो चाइना ने में भी एक तरह का जो क्रैकडाउन आया था वो करप्शन के अगेंस्ट आया था. इट वाज नथिंग सॉर्ट ऑफ कि करप्शन को लाइक या मैनिपुलेट करा जा रहा था इकोनॉमी को, ऐसा कुछ नहीं था. और तो कहीं ना कहीं जो एफ हैं कभी ना कभी वो अंदर आएंगे इमर्जिंग मार्केट्स में. एंड एज एन investor, what you have to do is to stay ready beforehand. क्योंकि आपको जब एफ आते हैं तो आपको बता के नहीं आएंगे कि कल से हम इन्वेस्ट करना चालू है. दे कम वेरी स्विफ्टली एंड दे विल लाइक स्टोन, दे टेक अवे एवरीथिंग. सो हाथ में आपके बस फिर चिल्लर रह जाता है जब वो चले जाते हैं. तो हम बेसिकली अब बात करेंगे कि आखिर क्या वो चीज़ें हैं जो आरबीआई अपने जो बाई मंथली जो इनकी मीटिंग होती है तो उसमें आरबीआई से क्या स्टेटमेंट दे तो आपको ये ले लेना चाहिए कि अब जो है एफ के इन्फ्लोज आने वाले हैं. हाँ, और मैं इस पर एक चीज़ और बता दूं कि यूजुअली एफ जो होते हैं ये काफ़ी पावरफुल लोग अक्सर होते हैं. तो इनको अक्सर इनसाइड नॉलेज होती है कि जो स्टेटमेंट्स आने वाली हैं वो क्या आ सकती हैं. उनको एक हिंट होता है. तो यू विल ऑलवेज सी कि जिस दिन बजट आया है जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो पर्टिकुलर बजट वाले दिन नहीं बढ़ते हैं, कि एक दो दिन पहले से वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं. क्योंकि मार्केट को कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि भाई मतलब इस पर ये कुछ होने वाला है. तो आप उसका वेट ना करें. इस पॉसिबल अच्छे जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप उसमें पहले ही एंट्री कर लें. तो सबसे पहला आपको है कि ये टोटल डिपेंड करेगा आरबीआई पे कि इन्फ्लेशन को और जो दूसरे माइक्रो इकोनॉमिक एस्पेक्ट हैं या जो कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले उसको कैसे हैंडल करती है आरबीआई. ठीक है. जैसे जैसे धीरे धीरे कैपिटल जो है वो डेवलप मार्केट में से जो है वो इमर्जिंग मार्केट की तरफ शिफ्ट होने लगेगा, वैसे वैसे हम देखेंगे कि किस तरीके से जो इंटरेस्ट जो है इसमें एक रेट हाइक आने लगेगी अच्छे तरीके से उसमें. और जो यूएस
ने जो हाल में ही अपना जो रेट करा है, काफ़ी एग्रेसिवली उन्होंने अपने रेट को हाइक करें इस बार। वी कैन थिंक कि आरबीआई भी सेम इशू को और सेम लाइक हार्ड रोड को फॉलो कर सकता है। इट वोंट बी अ ब्रेन स्टॉर्मर जो कहा जाता है। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि भाई मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, ठीक है, तो ऐसे ही पैसे की कमी आती है मार्केट में कहीं ना कहीं। जो ये पर्टिकुलर जो स्टॉक मार्केट वाला सेक्टर है कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, ये काफ़ी वो है। तो हो सकता है कि जैसे जो यूएस ने अभी तक जो बुल देखा है कि यूएस की इकॉनमी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी थी, हो सकता है कि वहाँ पे अब एक हम थोड़ा स्लो डाउन देखें और धीरे धीरे जो पैसे हैं इमर्जिंग मार्केट की तरफ एफआईज खास करके दोबारा आने लगे इस एफेड के पर्टिकुलर मूव की वजह से। उसके बाद से जो पर्टिकुलर जो इंडिया में की जो प्रॉब्लम है वो है, पहली बात तो वैल्यूएशन की और दूसरी है अर्निंग ग्रोथ की। जितने भी हमारे अभी तक के जो टेक कंपनीज बेसिकली जो हैं, बीट जोमेटो बीट पेटीएम, इन्होंने अभी तक प्रॉफिट देना चालू नहीं करा। सो अगर इनसे काफ़ी एक्सपेक्टेशन भी थी हम लोगों को कि हम लोग को ही नहीं, मतलब जो मार्केट्स हैं, जो बड़े बड़े जो रिसर्च कंपनीज हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे रिव्यूज भी इनपुट्स को लेके दिए थे। बट वी ऑल सॉ कि क्या हुआ है इन कंपनीज के साथ, कहना नहीं चाहिए बट 1/3 से 1/4 पैसे उड़ गए हैं लोगों के। सॉरी, 3/4 पैसे उड़ गए हैं पीटीएम की। तो ये कि तो इस हाल में ही कुछ दिन पहले मैंने देखा 400 500 600 ऐसे ट्रेड कर रहा था। तो यार कहीं 1500 2000 से अगर 400-500 आ गया तो कंपनी में कुछ वैल्यूएशन की बहुत बड़ी दिक्कत है। तो एक तो इससे इंडिया को पर्टिकुलरली इसको कहीं ना कहीं टैकल करना पड़ेगा वैल्यूएशन को लेकर। उसके बाद से हैं कुछ कुछ सेक्टर्स जो हैं जिसमें जो जो कहीं ना कहीं रशिया पे थोड़ा ज़्यादा डिपेंडेंट थे, फॉर पर्टिकुलरली फॉर दी क्रूड ऑयल एंड एवरीथिंग, लाइक पेंट हो गया और आपके सीमेंट सेक्टर्स हो गए, और जिसमें क्रूड बेस्ड जो डेरिवेटिव था, और उनको लेके कुछ ना कुछ कंसर्न्स आने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में। अभी रिसेंटली ऑल्दो एक मीटिंग चल रही है, फॉरेन मिनिस्टर आए हैं रशिया के, और उन्होंने बात करी है कि किसी तरह मतलब पेमेंट किस तरीके से कर सकते हैं इंडियन कंपनीज। बट मेजर जो बैंक है, बी डी यूको बैंक एंड ऑल, जो मेजरली रशिया में डीलिंग करते थे, उन्होंने मना ही कर दिया था कि, क्योंकि मना क्या कर दिया था, पॉसिबल ही नहीं था ट्रेड करना स्विफ्ट के थ्रू जब से बैन हुआ है रशिया। तो खबर तो यही आ रही है कि शायद युआन वगैरह के साथ और कुछ ऐसे दे विल ट्राई टू लाइक टर्न द टेबल्स। बट अभी देखना बाकी रहेगा, जब तक कुछ कॉन्क्रीट नहीं आ जाता तब तक कुछ कहना अच्छा नहीं होगा इसको लेकर। और उसके बाद से जो फाइनेंशियल ईयर 2023 की जो कॉर्पोरेट अर्निंग है उसमें थोड़ा डाउनग्रेड हमें कहीं ना कहीं दिख रहा है, क्योंकि जैसे ये जो सीमेंट कंपनीज हो गई, और मैंने जो कहा कि जो क्रूड ऑयल डेरिवेटिव यूज़ करती हैं, उन्होंने अभी तक अपने जो प्राइसेस हैं वो प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ाए हैं। तो कहीं ना कहीं उनको अपना मार्जिन पे वो किस हिसाब से खेलेंगे ये देखना पड़ेगा हम लोगों को। उसके बाद से जो जो इंडिया जो और इनका जो जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है एट प्रीमियम टू दी ग्लोबल पीयर्स, ये काफ़ी चैलेंजिंग, काफ़ी मतलब नॉट वेरी गुड फॉर राइट नाउ। तो इस पे आई डोंट नो ये लोग क्या करने वाले हैं। दे आर ट्राइंग टू रीच सम मार्जिन, बट लिटरली आई कैनॉट कॉमेंट एनीथिंग। सो बेसिकली दैट वाज इट गाइस। काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि हमारा आरबीआई क्या स्टेटमेंट देता है, अपने इंटरेस्ट रेट को किस हिसाब से रखता है, वो स्टैगफ्लेशन को ध्यान में रख को किस तरीके से लाइक कंट्री को स्टैगफ्लेशन से आगे निकालता है, और इन्फ्लेशन में आरबीआई का क्या व्यूज़ रहता है, इस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। एंड देखते हैं बाकी क्या होता है। एंड आई लेट यू नो
सो दैट वाज इट वीडियो इट वाज अ स्मॉल वीडियो। मैंने काफ़ी स्पॉन्टेनियस बना लिया था इस वीडियो को। आई थॉट कि मैंने आर्टिकल पढ़ा था तो मैंने सोचा कि इस पर अपने व्यूज़ दे दूँ, दो चार पॉइंट्स लिखे भी थे। आई ट्राई टू इम्प्रूव इट in the coming times. Till then, see you all. Bye bye. Have a nice day. And also do let me know कि आप लोग का कोई सजेशन हो तो I'll be more than happy to address that problem. ऑल्सो हाँ, आप भारती एयरटेल के बारे में मैंने कुछ बात करी थी 2-3 वीडियो पहले। तो मैंने उसमें बताया था कि किस तरीके से उसका जो स्टॉक परफॉर्मेंस है बिल्कुल उसमें एक मोमेंट हम देख सकते हैं आने वाले कुछ टाइम में। तो कीप दैट थिंग इन माइंड। आप उस वीडियो को जाके देख भी सकते हैं मेरे चैनल पे। और उसमें एक और न्यूज़ भी आई है हाल में ही कि किस तरीके से एक्सेप्ट एयरटेल, बाकी आपके जियो, वोडाफोन सब में जो है अपने सब्सक्राइबर्स हुए हैं एक्सेप्ट एयरटेल। केवल उसी ने इस साल थोड़ा है कि जो अपना सब्सक्राइबर जो है गेन करे हैं। मतलब जो मेजर कंपटीशन था वो नीचे आया है और ये जो है ऊपर आया है। तो ये बताता है कि किस तरीके से कंपनी अच्छा कर रही है और एक अच्छा रिटर्न हम इसमें, अच्छा प्रॉफिट हम इसमें देख सकते हैं आने वाले टाइम में। तो और डिटेल वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा जो भी है। और लेट मी नो कि अगर किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे आप कोई वीडियो चाहते हैं जहाँ पे मैं तो टारगेट्स भी बताऊँगा और उसका रीज़न भी बताऊँ कि किस वजह से इसमें ये आया है। और ऑल्सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और नए वीडियो देखते रहा करिए। जो न्यूज़ रहे मैं पर्टिकुलरली मैं मोमेंट के हिसाब से कम बनाता हूँ और न्यूज़ के हिसाब से ज़्यादा बनाता हूँ कि जो 2-3 दिन पहले ही मैं बना दूँ मोमेंट आने के। तो अगर आपको मेरे पुरानी वीडियो देख रहे हैं तो आप उसमें डेट जरूर देख लीजिए एक बार, अपने ड्राफ्ट में आके देख लीजिए कितना सही था मैं, कितना गलत था मैं, पर्टिकुलर टारगेट उसने हिट करा नहीं करा। एंड देन स्टार्ट बिलीविंग मी। ओके, ओके देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।